खबरें चाहे खेल की हो या फिर अर्थ, हम बताते हैं खबरों की हकीकत। परत दर परत। देखिए न्यूज लाइन उदय सिन्हा के साथ। بدي منك ما تحارمني لبكل دقيقة تعذبني. छब्बीस 11 मुंबई हमले के मुजरिम कसाब को यरवदा जेल में मिली फांसी, जेल में ही किया गया दफन। फांसी से देश भर में जश्न का माहौल। सरकार ने कसाब की फांसी का बनाया वीडियो, जेल से निकलने और दफनाने तक की हुई वीडियो रिकॉर्डिंग। पाकिस्तानी इंसानी हुकूक कारकुन अंसार बर्नी ने मांगी कसाब की लाश, कहा उसके जुर्म से कोई हमदर्दी नहीं, मिल चुकी है उसे गुनाह की सजा। कसाब को फांसी के बाद उठी अफजल को फांसी देने की मांग, अफजल है पार्लियामेंट हमला का अहम मुजरिम। आदाब, मैं हूं वंदना और आप सभी के सामने पेश खिदमत है मंजरनामा। खबरें तफसील से। 26/11 के मुंबई हमले के मुजरिम अजमल आमिर को फांसी दे दी गई है। सुबह 7:30 बजे पुणे की यरवदा जेल में उसे फांसी दी गई। 5 नवंबर को ही सदर प्रणब मुखर्जी ने कसाब की रहम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पिछले एक हफ्ते से कसाब की फांसी की तैयारी की जा रही थी। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला आर पाटिल ने इस खबर की तस्दीक करते हुए बताया कि कसाब को मुकम्मल तौर से सरकारी तरीके के तहत फांसी दी गई है। गौरतलब है कि सदर प्रणब मुखर्जी ने 2008 के मुंबई हमलों के मुजरिम कसाब की रहम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। वजारत दाखिला ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। खबर यह भी है कि कसाब को 19 नवंबर को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से पुणे की यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। कसाब ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी रहम की दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कसाब मुंबई पर हमला करने आए 10 दहशतगर्दों में से जिंदा पकड़े जाने वाला अकेला था। चार साल के बाद आखिरकार मुंबई हमलों में शहीद हुए लोगों के परिवारों के साथ इंसाफ हुआ। कसाब को दी गई फांसी पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए शहीदों के परिवार वालों ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आखिरकार ऐसा लगता है कि इस मुल्क में न्याय हुआ है, देरी से हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। इसी बीच जो खबर मिली है वो ये कि पाकिस्तानी इंसानी हुकूक कारकुन अंसार बर्नी ने अब कसाब की लाश की मांग की। उन्होंने कहा कि कसाब के जुर्म से हमें कोई हमदर्दी नहीं है, जो सजा उसे मिलनी थी वो मिल चुकी है। सभी सियासी जमातों ने कसाब को फांसी मिलने पर खुशी जाहिर की है। हिंदुस्तान के अंदर कानून का राज है। उसे गिरफ्तार किया गया, उसको तमाम मौके फराहम किए गए और कानून ने अपना काम किया, सजाए मौत दी और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को आज सुबह अमल दरामद किया गया, फांसी दी गई। वो तमाम लोग जो बॉम्बे के अंदर शहीद हुए थे, उनकी सही माने में यही श्रद्धांजलि है, यही खिराजे अकीदत है। और ये पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि हिंदुस्तान
किसी भी आतंकी वाक़े को बर्दाश्त नहीं करेगा। अजमल कसाब की जो फांसी हुई है वो थोड़ी देर से लिया गया दुरुस्त कदम है। मुंबई में आतंकवादी हमला 2008 में हुआ था और आज 2012 में पूरे लगभग 4 साल के बाद हम अंतिम सजा दे पाए। आज का दिन हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नए संकल्प को दोहराने का है। राष्ट्रपति जी ने 5 नवंबर को वो पेपर्स दे दिए और हमने सिफारिश की थी, रिकमेंड किया था। और जैसे मैं इंटरपोल से आ गया रोम से तो फाइल मेरे मेज पर थी। राष्ट्रपति जी ने 5 तारीख को सिग्नेचर की थी, 7 तारीख को मैंने सिग्नेचर कर दी और 8 तारीख को महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। और उसी वक्त ये तय हो गया था वो फाइल पर कि 21 तारीख को सुबह 7:30 बजे उसको फांसी दी जाएगी। तो आखिरकार कसाब को फांसी मिलने के बाद पूरे हिंदुस्तान में इसको लेकर जश्न का माहौल नजर आ रहा है, चाहे वो सियासी गलियारा हो, आम जनता हो या फिर वो तमाम शहीद उनके परिवार हो जो कि 26/11 के हमले के शिकार हुए थे। 166 बेगुनाह लोगों की जानें इस हमले के दौरान गई थी। ऐसे में अब काफी कुछ इस पर चर्चा होती रही है और काफी खबर जो है वो सुर्खियों में भी है। आखिरकार हिंदुस्तान ने एक ऐसा मैसेज कन्वे किया है जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। ये बताने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं अब जो आतंकवाद है उसे किसी भी कीमत पर, दहशतगर्दी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तमाम जो चीजें हैं वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अजीज बर्नी जी जुड़ रहे हैं। अजीज बर्नी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 1 न्यूज पर। कसाब के मसले पर अगर बातचीत करें, आज फांसी की सजा कसाब को दी गई। 4 साल की लंबी जो जुडिशियल प्रोसेसिंग थी उसके बाद आखिरकार आज कसाब को फांसी दी गई। किस तरह से देखते हैं आप इसे? जहाँ तक मामला है उसको मैं एक ठीक कदम मानता हूँ, लेकिन इसमें जश्न जैसी क्या बात है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सारे दिन से तमाम चैनल्स इस एक इशू पर जी बात कर रहे हैं जी। अरे 26/11 के एक मुजरिम को फांसी की सजा सुना देना जी क्या हिंदुस्तान से दहशतगर्दी को मिटा देने के मुताबिक है? क्या ये आखिरी आदमी था दहशतगर्द? क्या इसके अलावा कोई और नहीं था? ये जश्न के माहौल के पीछे कहीं इस मामले को रफे दफे और खत्म करने का मंशा तो नहीं है कि कसाब की फांसी के जश्न को इतना तवील कर दो तो उसके बाद किसी और को 26/11 के लिए तलाश करने की जरूरत खत्म हो जाए कि 9 उस वक्त मार दी और 10वें को फांसी हो गई। जी हमें मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करना है। एक विदेशी दहशतगर्द को खत्म करना ये हमारे लिए जश्न की बात नहीं हो सकती। अभी मैं होम मिनिस्टर को सुन रहा था जी 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 मेरी लाइन पर आने से पहले जी उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग्स में जो कुछ किया एक होम मिनिस्टर के नाते वो बिल्कुल ठीक है। सदर जमहूरिया ने बिला ताखीर फैसला किया वो ठीक है। कसाब को फांसी दी गई वो ठीक है, लेकिन ये समझ में अभी तक नहीं आया है कि जिन बातों को उठाया था इससे पहले शहीद हेमंत करकरे ने जी 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 26/11 के बाद उठाया था अब्दुल रहमान अंतुले ने जो उस वक्त माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर थे जी वो उसके बारे में क्या हुआ उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। अजीज बर्नी साहब आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इरफान जी, जो भी कुछ कह रहे हैं अजीज बर्नी जी की बहुत ज्यादा जश्न की इसमें बात नहीं है। आप किसी एक आतंकी को खत्म करके ये नहीं कह सकते कि पूरी दहशत खत्म हो गई, पूरा आतंकवाद खत्म हो गया। आप किस तरीके से देखते हैं हिंदुस्तानी सरकार के इस फैसले को कि आखिरकार आज फांसी जो है वो दी गई कसाब को? देखिए, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन सवाल ये है कि आज बहुत बड़ा कहीं न कहीं इसके पीछे एक राज छिपा हुआ है। समंदर में वो साजिश जो उस रोज हुई, जो उस दिन हुई, वो अब तक उसका बड़ा खुलासा या बड़ी मछली अब तक शायद बाकी है। डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि अब तक इस बात का सवाल है कि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, अजमल आमिर कसाब को फांसी की सजा हो गई,
उसको इस अंजाम तक पहुंचना था, उस अंजाम तक वो पहुंच गया। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कैसे दाखिल हुए, समंदर में क्या साजिश हुई और मुंबई को इन्होंने कई घंटों तक यरगमाल बना लिया। वो सवाल आज भी जिंदा हैं, उन सवालों को आप टाल नहीं सकते। जी, लेकिन अजीज बर्नी साहब जैसा कह रहे हैं इरफान रसूल जी की जश्न मनाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। क्या ये जश्न मनाने वाली बात नहीं है कि 166 लोगों का कातिल आज आखिरकार उसे सजा हुई है, आज उसे वो सजा मिली है जो उसे काफी पहले मिल जानी चाहिए थी? क्या इस बात पर खुश होने का अधिकार नहीं है? देखिए, फिर वही बात है कि किसने भेजा है, कहां से आया है, कौन है इसके पीछे, मास्टरमाइंड कौन है, इसके पीछे साजिशें कौन सी हैं। अगर सिर्फ इसी का जश्न मना के हम खुश हो जाएंगे तो शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, कानून के हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम इसको संजीदगी से लें और इस पर गौर करें कि आज हमने फैसला सुना दिया है, आज हमने उसको फांसी की सजा दे दी है, लेकिन अभी बहुत चीजें इसमें बाकी हैं, बहुत अहम मोड़ आने इसमें बाकी हैं। हमें संजीदगी से इस पर गौर करना होगा। हमें यह तय करना होगा कि सिर्फ यही कातिल नहीं है, इसके पीछे बहुत लोग हैं। और वो कौन लोग हैं जो मुल्क में इसका साथ दे रहे हैं, जिन्होंने मुंबई की सरजमीन पर इसका साथ दिया, जिन्होंने सपोर्ट किया। बगैर लोकल सपोर्ट के क्या यह मुमकिन था? बिल्कुल मुमकिन नहीं था। बहुत दुरुस्त आपने फरमाया। अजीज बर्नी साहब, क्या आप कहेंगे, इरफान रसूल जी कह रहे हैं कि बिना लोकल सपोर्ट के कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी इस साजिश में कहीं ना कहीं शामिल है, ऐसा वो इशारा कर रहे हैं, उसके बिना ये संभव नहीं था? इरफान रसूल साहब की बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। मैं अपने कालम में ये तमाम सवालात उठाता रहा हूँ। मैंने अजमल आमिर कसाब की तस्वीर को सामने रखकर ये पूछा था कि जो कीचड़ से गुजरा है उसके जूते एकदम नए कैसे हैं, उसकी कार्गो पैंट पर पानी का एक भी दाग क्यों नहीं है। मैं खुद उस जगह पर जहाँ ये वाकया पेश आया CST स्टेशन भी गया, बुधवारा पोर्ट पर जहाँ ये कश्ती से, रबर की कश्ती से उतरे थे, वहां पर भी मैं गया। छब हाउस में जहाँ वो इजरायली रब्बी रहता था वहां भी गया। उस गली में मैंने पूछताछ की, वहाँ CCTV कैमरे लगे थे। वहाँ 25,000 रुपए की शराब किसके लिए आई, वहाँ पर 25 किलो से ज्यादा गोश्त किसके लिए आया, ये तमाम सवाल हैं। क्या 10 लोग पूरे मुंबई को यरगमाल बना सकते हैं? 4-5 अलग अलग मकामात पर एक साथ फायरिंग कर सकते हैं? ताज होटल को पूरे का पूरा अपने कंट्रोल में ले सकते हैं? ये सवाल जश्न मनाने से पहले अपने आप से पूछने होंगे। हाँ, ये ठीक है कि एक मुजरिम जो बच गया था उन पाकिस्तानी दहशतगर्दों में से, उसे आज फांसी की सजा सुना दी। लेकिन इतना भी जश्न मत मनाओ कि लगे कि 26/11 की फाइल को क्लोज करने का वक्त आ गया है और अब आप मान लें कि अब आगे कुछ भी तलाश करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि इतना बड़ा जश्न ना हो कि कहीं ये ऐसा लगे कि ये आखिरी जश्न था इस विजय का, जो कि 26/11 के हमले को लेकर थी। डॉक्टर एजाज अली इस वक्त हमारे साथ हैं, सामाजिक कारकुन हैं। डॉक्टर एजाज अली, कसाब की फांसी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या मैसेज समझते हैं इससे भारत सरकार का या भारत की न्याय जो प्रक्रिया रखी? 4 साल कसाब को पूरा मौका मिला अपनी सफाई पेश करने का, तमाम चीजें जो एक नॉर्मली भारत का कानून किसी को भी मुहैया कराता है वो कसाब को भी मुहैया कराई गई। किस तरीके से आप देखते हैं इस मैसेज को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर पूरे मुल्क के लोगों को आस्था है, अकीदा है, सियासी जमहूरी अकीदा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और उसके हिसाब से जो कार्रवाई जो को सजा दी गई, उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए जी। लेकिन एक सवाल उठता है कि सरकार ने जो फैसला लिया, जो कार्रवाई की है, वो इतना चुपके सडन हुआ कि इसमें लगता है जैसे कि लोगों की जो भावना थी, जो एहसास था लोगों को कि इतना बड़ा कातिल इतने दिनों से जेल में पड़ा हुआ है, उसकी हिफाजत हो रही है, उसकी कदर ना होकर बल्कि मौजूदा सरकार की कोई सियासी खेल रही है जिसके तहत ये सडन कार्रवाई हुई है, जिसका लोगों को भी कुछ अता पता नहीं था। बहुत सही आपने यहाँ पर एक पॉइंट उठाया। इरफान रसूल जी, क्या कहेंगे आप? बहुत गुपचुप तरीके से, किसी को इस बात की खबर नहीं थी, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया इस मामले को। सीधे 7:30 बजे जब गृह मंत्री कहते हैं तब पता चलता है कि आखिरकार कसाब जो है उसे फांसी दे दी गई। ऐसा क्यों किया गया? क्या कुछ डर था कि कुछ दंगे हो सकते हैं, जो माहौल है वो खराब हो सकता है? क्या इस तरीके का कुछ जहन में था?
वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, उन्होंने क्यों हाईलाइट नहीं किया। लेकिन सवाल मैं सिर्फ वही उठाऊंगा कि मुल्क में संजीदगी से इस मसले को लेकर गौर करने की जरूरत है कि वो लोग जो इसमें शामिल थे या शामिल हैं या जो मास्टरमाइंड हैं वो आज कहां हैं, उन तक क्या हमारे कानून के हाथ पहुंच पाए हैं, और ये बाहरी लोग आकर यहाँ कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं, ये कामयाब कैसे हो जाते हैं। ताज होटल का पूरा जो हादसा था, जो सानहा था, ताज होटल तक ये लोग कैसे पहुंचे, इनको क्या समंदर में नहीं रोका गया, इनको रास्ते में नहीं रोका गया, इनको मुंबई की सड़कों पर आवारा घूमने की इजाजत दे दी गई। तो ये सब सवाल आज तक मैं समझता हूं अपनी जगह बरकरार हैं, और मुल्क का के वफादार जो हैं वो ये सवाल आज पूछ रहे हैं कि इस सच्चाई को हुकूमत को बताना होगा कि अवाम ये जानना चाहती है कि हेमंत करकरे को किसने शहीद किया और क्यों शहीद किया गया। ये सारे सवाल डॉक्टर बर्नी साहब लिख चुके हैं, बराबर लिखते रहते हैं, डॉक्टर एजाज साहब भी इस पर गुफ्तगू करते रहते हैं, कुछ कहना नहीं। लेकिन मैं शायद इन्हीं लोगों से ये सवाल पूछ रहा हूं। डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल है, क्या कहते हैं आप, क्या मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क का निज़ाम, मुल्क के निज़ाम को यरगमाल बना लेने वाला वो शख्स जिसको आज फांसी दे दी गई, लेकिन ये खेल यही खत्म हो गया, ये किस्सा यही खत्म हो गया? नहीं इरफान रसूल साहब, नहीं इरफान रसूल साहब, नहीं, कतन नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के साथ ये नाइंसाफी होगी। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के मंसूबे को मिट्टी में मिलाने के मुतरादिफ होगा। एक दहशतगर्द को फांसी की सजा दे देना इस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म कर देना नहीं कहा जा सकता। जैसा कि आपने कहा कि मैं लिखता रहा हूँ, एजाज अली साहब मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये खुद तमाम चीजों को अपनी नजरों से देखते रहे हैं। आप बाहिसियत साहबी तमाम चीजों को अपनी नजरों से देखते रहे हैं। लोकल सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने का काम शहीद हेमंत करकरे कर रहे थे। उनकी फाइल आप अगर लाइन पर ले सकें, ऐसे मुशर्रफ साहब को जिन्होंने लिखी है किताब हु किल्ड करकरे, वो बहुत कुछ इसके अंदर बताएंगे। हेमंत करकरे की चार्जशीट के अंदर जो नेक्सस काम कर रहा था मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के लिए, उस पर नजर डालें। स्वामी असीमानंद के कन्फेस पर नजर डालें तो आपको लगेगा कि अजमल आमिर कसाब को फांसी दे देना काफी नहीं है। बहुत से ऐसे दहशतगर्द जिनके बारे में बहुत कुछ जानने के बावजूद भी हम चुप रहते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। बल्कि अभी आपकी एंकर ने कहा कि क्या दंगे भड़कने का डर था, क्या ये सरासर गलत सोच है। कौन दंगे भड़काएगा? अजमल आमिर कसाब के मामले में ऐसा कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला। हाँ, अगर मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि अगर आपने साध्वी प्रज्ञा सिंह, स्वामी दयानंद पांडे, पुरोहित और उपाध्याय को फांसी देने का फैसला किया तो शायद फिर मुल्क के अंदर अमन व अमान का माहौल न रहे। ये अभी 2 रोज पहले का वाकया है। सिर्फ एक जुमला फेसबुक पर लिख देने का बहुत इज्जत और एहतराम का खमियाजा अगर 1-2 लड़कियों को भुगतना पड़ता है तो इससे समझा जाना चाहिए कि अभी भी हक बात कहने से पहले कितना सोचना पड़ता है। मैं फिर यही कहूंगा कि असीमानंद के कन्फेस को सामने रखें, हु किल्ड करकरे इसको सामने रखें। मैंने हेमंत करकरे को अपनी सौम्य किस्त के अंदर एक मुजल्ला लिखा था, आरएसएस की साजिश के नाम से मैंने किताब लिखी थी, वो सब सामने रखें तो आपको लगेगा कि अजमल आमिर कसाब अकेला ऐसा दहशतगर्द नहीं है जिसके खत्म हो जाने बिल्कुल से कसाब अकेला ऐसा दहशतगर्द नहीं है। बहुत दुरुस्त आपने फरमाया डॉक्टर अजीज बर्नी साहब। डॉक्टर अफजल अली, क्या कहेंगे आप इस पर, क्योंकि बड़ी बहस है, बड़ी चर्चा इसी बात को ये है कि क्या महज कसाब का खत्म हो जाने से उस आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा जिससे हिंदुस्तान पिछले कई सालों से जूझता आ रहा है? जी डॉक्टर एजाज अली। जी, हम अभी अजीज बर्नी साहब की सारी बात सुन रहे थे। हम उनकी बहुत सी बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हैं। देखिए, आज पूरे मुल्क में यह हो रहा है कि जो 166 लोग मारे गए और जो पुलिस अफसरान मारे गए उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि है। लेकिन दरअसल चीज ये है जो कि अब आया है, लोग भले ये सियासतदान उसको छुपाने की कोशिश करें, ये आया है कि हेमंत करकरे
वो सजा सिर्फ इसलिए दी गई कि उन्होंने जो बम ब्लास्ट का सिलसिला शुरू हुआ था और मुसलमानों में उसको लगातार मुसलमानों पर इल्जाम दे देकर उनको जेल के सलाखों के पीछे फेंक कर क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही थी, इसका जो इस राज पर उन्होंने जो पर्दा उठाया और ये ठोस सबूत के साथ साबित करने की कोशिश की कि प्रज्ञा ठाकुर, दयानंद पांडे और स्वामी ये कर्नल पुरोहित और ये स्वामी असेनंद जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और भी नव भारत जैसी तंजीमें हैं जो इस मुल्क में डोमेस्टिक टेररिज्म कर रही हैं और इल्जाम मुसलमानों पर थेप कर इस मुल्क में फिर से वही कॉमनल लाइन पर डिवाइड करना चाहते हैं समाज को। इसका उन्होंने राज फाश किया था दरअसल, और इसी की सजा उनको मिली कि बम्बई हादसे में उनको मारा गया। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर एजाज अली दुरुस्त करवा रहे हैं आप कि सियासी चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसे मसलों पर कहीं ना कहीं मजहब को इसमें बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो मसला है वो दोषियों का है, गुनहगारों का है, उनको सीधे तौर पर सजा मिलनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मजहब किस मजहब से वो बिलोंग करते हैं, महज मजहब जो है वो ये तय नहीं कर देता कि आप क्रिमिनल है या नहीं है। मजहब को दरमियान में लाने के लिए ही तमाम सियासी खेल खेला गया हो, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, लेकिन ऐसा लगता नहीं है डॉक्टर बर्नी, ऐसा लगता नहीं है कि महज मजहब के नाम पर ये खेल खेला जा रहा है। इरफान रसूल जी फिलहाल हमारे साथ हैं। इरफान रसूल जी, क्या आप कहेंगे, क्या सियासत हो रही है इस मसले पर? मैं डॉक्टर बर्नी साहब, डॉक्टर एजाज अली साहब दोनों की गुफ्तगू सुन रहा हूं और मैं साफ तौर पर यह कहना चाहूंगा कि मजहब को इसमें लाने की जरूरत नहीं, लेकिन कोशिश इस बात की जा रही है, ये बात कहने की कोशिश की जा रही है। मेरा साफ कहना है कि हुब्बे वतन जो है, मुल्क का जो वफादार है, जो मुल्क की जमहूरियत में यकीन रखता है, वो आज ये सवाल उठा रहा है, हर शख्स ये सवाल उठा रहा है। डॉक्टर एजाज अली साहब की गुफ्तगू भी यही है, डॉक्टर बर्नी साहब की गुफ्तगू भी यही है कि आज कहीं ना कहीं जश्न की जरूरत नहीं है, संजीदगी से गौर करने की जरूरत है कि यह मुल्क में हो क्या रहा है। चंद लोग दाखिल होकर जो बाहर से आए हैं, उन्होंने कई घंटे तक हमारे मुल्क का निजाम दरहम बरहम करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं संजीदगी से लेने की जरूरत है। जिस तरह एजाज अली साहब करकरे साहब पे सवाल उठा रहे थे, बर्नी साहब का कलम चलता है, तो सवाल इस बात का है कि आज मुल्क का मुल्क के जमहूरी निजाम में हर शख्स को सवाल पूछने का हक है कि कहीं ना कहीं मास्टर माइंड तक क्या हमारे कानून के हाथ पहुंचे हैं, क्या हम उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं जिन लोगों तक हमें पहुंचना चाहिए। आखिर ये हमले और ये सारी चीजें क्यों नहीं होती? क्या गुजरात के इलेक्शन से पहले फांसी देना था? क्या पार्लियामेंट का सेशन चलने से पहले फांसी देना था? क्या एनिवर्सरी आने से पहले फांसी देना था? यह भी सवाल मुल्क का अवाम और मुल्क के जमहूरी निजाम में लोग आज पूछ रहे हैं। ये सवाल तो उठ ही रहे हैं। साथ ही इरफान रसूल साहब, हम चाहेंगे आपका रिएक्शन इस मसले पर भी कि पहले पाकिस्तान ने कहा कि जो कसाब है उससे कोई लेन देन नहीं है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का नागरिक ही नहीं है, पाकिस्तान ने तो यहां तक कह दिया। लेकिन अब जब फांसी हुई, गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान की सरकार से पूछा कि क्या आप कसाब का शव लेंगे, तो कह दिया गया कि जब कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर शव लेने की बात ही नहीं ठहरती है। इसी बीच अब खबर यह है कि पाकिस्तान के हुकूक कारकुन अंसार बर्नी साहब ने यह कहा है कि हमें उसका शव चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि उसके जुर्म से, उसके गुनाह से हमारी कोई हमदर्दी नहीं। किस तरीके से देखते हैं आप इसको, पाकिस्तान सरकार के रिएक्शन को? देखिए, लाश का दफनाना और लाश की तदफीन वो एक अलग मैटर है। अगर वो दफनाने के लिए ले रहे हैं या ये नहीं ले रहे हैं, ये उनका स्टेट ऑफ डिनाइल है, मोड ऑफ डिनाइल है, उनके इनकार की कैफियत है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और हमारे मुल्क का निज़ाम इस तरह चले, और हमारी खुफिया एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, और खुफिया एजेंसियों ने इस बात का पर्दा पहले क्यों नहीं फाश किया। डॉक्टर बर्नी साहब, मेरा आपसे सवाल इस पर है कि खुफिया निज़ाम, क्या खुफिया निज़ाम को हॉस्टेज बनाने की कोशिश की गई थी? खुफिया निजाम ने अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया होता तो तमाम सच्चाइयां सामने आ गई होती। मामूली से पेड़ पौधों को कह दिया कि दहशतगर्द यहाँ छुपे हैं। मैं कौमा अस्पताल के पीछे वाली गली की बात कर रहा हूँ, जो CHP स्टेशन के सामने की बात है। आज सुबह एक टीवी चैनल बराबर जिंदा बचे उसी जिप्सी में सवार एक पुलिस ऑफिसर को लेकर गुफ्तगू कर रहा था, जिसमें 3 बड़े अफसर जिस हादसे में हलाक हो गए और 2 दहशतगर्दों ने उन्हें हलाक कर दिया, उन्हें शहीद कर दिया। वहीं एक बचे हुए पुलिस एहलकार के बारे में ये सवाल आज तक अभी बाकी है कि कामा अस्पताल में, जहां ये मैं खुद जाकर देखा हूँ, क्या उन्हें फर्स्ट एड के लिए ले जाने की कोशिश की? अकेले ये जो बचे हैं, ये उस वक्त क्या कर रहे थे? क्या इन्होंने गोली चलाई दहशतगर्दों पे? तो सुबह फरमा रहे थे कि वो स्कोडा कार से भाग गए, तो उनको ये तो दिखाई दे रहा था कि ये स्कोडा कार से भाग रहे हैं,
निहत्थे थोड़ी बैठे होंगे गाड़ी के अंदर। ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर देखना होगा, और ये कहने में कहीं कोई आर नहीं है कि आरएसएस के बहुत से कार्यकर्ता हमारी खुफिया एजेंसियों में और हमारे सरकारी निजाम में इस तरह दाखिल हैं कि किसके जुर्म को छिपाना है और किसके को मुजरिम न होते हुए भी मुजरिम साबित करना है। कहीं ना कहीं इस पर उनका बर्नी साहब, हो सकता है काफी हद तक आपकी जो राय है वो सही हो, लेकिन इस मसले में हमें लगता है कि इसे शामिल करना उतना वाजिब नहीं होगा। माफ कीजिए मोहतरमा, ये सिर्फ मेरी राय नहीं है जी। आपको फिर मैं रेफर करूंगा, आप ऐसे मुशरिफ की किताब पढ़कर देखें, उनसे बात करके देखें। साबित सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं ऐसे मुशरिफ, मेरी तरह सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है। उन्होंने सबूतों के साथ इस बात को सामने रखा है जिसको मैं इस वक्त आपके चैनल के मार्फत आवाम के सामने रख रहा हूँ। जी बर्नी साहब, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और उसके पीछे आपके पास तर्क भी है, आपके पास पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, फिगर है, वो तमाम चीजें सही है। लेकिन हम फिलहाल कसाब की अगर बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी रिएक्शन की बात करें, हम चाहेंगे आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया जैसे आपने जाहिर की। डॉक्टर अली भी इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर अली, आपने सुना सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं और बात काफी हद तक सही भी लग रही है कि महज कसाब को फांसी हो इस बात का जश्न जो है वो नाकाफी है। ये जश्न तब होना चाहिए जब हिंदुस्तान से दहशतगर्दी मिट जाए, आतंक का नामो निशा मिट जाए, हम इन तमाम चीजों से आजाद हो जाएं जो अब तक की इनकी गिरफ्त में है। डॉक्टर अली, देखिए मोहतरमा, ग्लोबल टेररिज्म से तो हिंदुस्तान परेशान रहा है जी, लेकिन उससे ज्यादा जो डोमेस्टिक टेररिज्म है उससे ज्यादा हिंदुस्तान परेशान है। इसलिए कि डोमेस्टिक टेररिज्म हो या आतंकवाद हो या फिर जो नक्सलवाद हो या कॉमनल वायलेंस हो, इससे मुल्क खोखला होता है। और इसी के एक आड़ में हेमंत करकरे साहब ने तफ्तीश के जरिए बताया था कि मुल्क में जो डोमेस्टिक टेररिज्म हो रहा है उसकी वजह कुछ और है, भले आप बदनाम किसी और को कर रहे हैं। वो चाहते थे कि इस मुल्क में जो आंतरिक जो डोमेस्टिक टेररिज्म उसका खात्मा हो, जिसके लिए सही मुजरिमों को पकड़ा जाए, और उसकी निशानदेही भी उन्होंने की। जी जी, भले ये संघ परिवार के लोगों को बुरा लगा हो और वो प्लान के तहत इनके खिलाफ हो गए, लेकिन आज भी अगर हिंदुस्तान की सरकार या हिंदुस्तान की अवाम इन मुंबई हमले में जो जिनकी जाने गई उनको सही श्रद्धांजलि देना चाहती है, तो हेमंत करकरे साहब ने जो अपने इन्वेस्टिगेशन में जिस राज को पास किया था, जिस नेटवर्क का तस्करा किया था, उस पर सरकार को प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। और जिन लोगों के खिलाफ उसने निशानदेही की थी, ये लोग मुल्क में डोमेस्टिक टेररिज्म फैला रहे हैं, उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई ले, ताकि इन लोगों को भी एहसास हो अजमल कसाब की तरह कि बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। बहुत सही कहा, बहुत सही आपने कहा। इरफान रसूल जी भी हमारे साथ है। इरफान रसूल जी, वक्त बहुत कम है हमारे पास, इन शॉर्ट आपकी जो कमेंट है हम चाहेंगे। आखिरकार भारत क्या ये मैसेज कन्वे कर पाया है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कसाब की फांसी के जरिए? देखिए, मुल्क में जो कसाब ने जिस तरह से किया, कसाब को इस अंजाम तक पहुंचना था, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे मुल्क का कानून है जिसने कसाब को ये सज़ा सुनाई, और मुल्क का कानून फिर भी कसाब को एक सफाई का मौका देता है। बहुत बड़ी बात है, दुनिया के सामने एक पैगाम है। लेकिन डॉक्टर बर्नी साहब, डॉक्टर एजाज अली साहब जिस तरह से फरमा रहे हैं, यकीनन ये सवाल कहीं ना कहीं वतन परस्त लोगों के जहन में आज मौजूद है कि सारी चीज़ों को बेनकाब किया जाए, मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो और दहशतगर्दी को डिफाइन करें और दहशतगर्दी को सामने लाएं। आखिर दहशतगर्दी है क्या, सच्चाई को सामने लाया जाए, आईना दिखाया जाए और कोशिश की जाए कि सारे मुल्क के लोग, सारे अहले वतन पर यकीन किया जाए और वो मिलजुल कर दहशतगर्दी का सामना करें, मुकाबला करें, और कहीं ना कहीं कामयाबी तक वो जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल, जरूर कामयाबी मिलेगी, लेकिन एकजुट होकर इस तरह की चीजों से लड़ना होगा, खासकर आतंकवाद, फिर चाहे वो ग्लोबल हो या फिर डोमेस्टिक हो। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान, न ही हिंदुस्तान की आवाम। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान रसूल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया डॉक्टर अजीज बर्नी आपका भी, डॉक्टर एजाज अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम के दौरान हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ मंजरनामा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। يا صديق وأغلى من خير الحقيق انت رفيق يا صديق وأغلى من خير الحقيق بدي منك
ما تحاربني لا بكل دقيقة تعرف